हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन पर आधारित आंकिक प्रश्न। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे जो नॉर्मल न्यूमेरिकल्स होते हैं हम कैसे ये पहचानेंगे कि कौन कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन कौन से संधारित्र समांतर क्रम में है और उसका जो तुल्य धारिता होता है उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इन सारे तरीकों के बारे में बताया गया है। बच्चों, उस वीडियो का लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, पहले आप उस वीडियो को देख लें तब इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम ये 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इन 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप समझ भी जाएं, केवल आप समझ जाएं, तो आप संधारित्र पे आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न बनते हैं उसके मास्टर हो जाएंगे। आप बहुत आसानी से उसको समझने भी लगेंगे और सॉल्व भी करने लगेंगे। तो बच्चों, आपके लिए इतना हेल्पफुल वीडियो मैं लेकर आया हूं, तो आप पहले ही वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप देखिए बच्चों, ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट जो ये बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में ये जितने भी संधारित्र लगे हुए हैं इनका तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। इस तुल्य धारिता को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले हम देखते हैं। बच्चों, जो पॉइंट दिए गए हैं उनको पहले लिख लीजिए। आप यहां पे देखिए, एक पॉइंट ये ए है और यहां पे ये पॉइंट आपका क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो आप देखेंगे तो यहां पे ये जो संधारित्र है, ये आप ये ध्यान से देखिएगा, ए से कौन कौन से संधारित्र जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए पहला संधारित्र है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इस ए पॉइंट से ये आपका जो तीनों संधारित्र जुड़े हुए हैं। ए से आप देखिए, इससे ये लिंक है, इससे जो इसका दूसरा प्लेट है वो इसी ए पॉइंट से लिंक है और यहां पे देखेंगे ये तीसरा भी जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये जो पहला संधारित्र है ये पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा भी संधारित्र है वो क्या हुआ है, पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और तीसरा भी जो संधारित्र आपका है वो भी पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और सबकी जो धारिता है 2 माइक्रोफैरेड है। कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड है, आप यहां पे देख रहे हैं। तो अब देखिए बी से कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो बी से देखिए ये भी जुड़ा हुआ है, बी से अब इन दोनों के बीच में है तो बी से ये दूसरा भी जुड़ा हुआ है और पहला भी जुड़ा हुआ है। तो बी से ये पहला भी जुड़ा हुआ है, दूसरा भी जुड़ा हुआ है और तीसरा भी जुड़ा हुआ है। ऐसे हम देख लेंगे कि किस पॉइंट से कौन कौन से संधारित्र जुड़े हुए हैं लिख के, और आपको पता चल जाएगा कि ये किस कॉम्बिनेशन में है। अब जो कल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बच्चों, क्या कल का कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच में अगर हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इस ए और बी के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तब क्या करते हैं, ए से एक धारा प्रवाहित करते हैं। अब देखते हैं ये जो एक संधि है, यहां पे धारा आकर देखिए इसके 3 रास्ते हैं, तो ये धारा तीनों रास्ते में क्या हो जाएगी, ऐसे बट जाएगी। अब जब तीनों में बटेगी तो आप देख सकते हैं कि जहां पे बताया गया था कि जहां पे ये धारा बट जाए वो कौन सा संयोजन होता है, वो समानांतर संयोजन होता है। और ऐसे मान लीजिए कि 3 ऐसे कैपेसिटर होता है, थोड़ा यहां पर भी समझ लीजिए, और ये पॉइंट ए होता और ये पॉइंट बी होता और इसके बीच में कहा जाता। तो आप देखिए ये जो धारा, यहां से जो धारा स्टार्ट होती है कहीं बटेगी नहीं, जो धारा इसमें गई वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी, वही धारा इसमें आएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और जहां पे ये धारा बट जाए, डिवाइड हो जाए, वो क्या हो जाता है, वो सारे संधारित्र किसमें हो जाते हैं, समानांतर क्रम में हो जाते हैं। एक और भी तरीका बताया गया था बच्चों कि मान लो कि ये सारे संधारित्र क्या है, बल्ब है। ये मान लीजिए कि ये एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है। अगर यहां पे कहीं भी एक कनेक्शन कट जाए, मान लीजिए कि यहीं से ए से ये कनेक्शन हम कट कर दे, तो तीनों बल्ब क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे। यहां पे मतलब कि जहां पे कनेक्शन कटा वहां पे अगला वाला बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो जहां पे इस प्रकार का संयोजन हो वो सारे किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। और अगर यहां पर मान लीजिए कि ये भी एक बल्ब है, ये भी बल्ब है, अगर मान लीजिए कि यहां से ये कनेक्शन कट गया, अगर ये कनेक्शन कटा तो ये दोनों बल्ब क्या होते रहेंगे, इनसे कनेक्शन बना हुआ है, ये दोनों बल्ब जलते रहेंगे। अगर मान लीजिए कि ये भी कट गया
तब भी कनेक्शन बना रहेगा, तब भी ये एक बल्ब क्या होगा, जलता रहेगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि तीनों से तीनों कट गया तो तीनों नहीं जलेंगे। तो जहां पे इस प्रकार का कनेक्शन हो तो यहां इस आइडिया से भी आप लगा सकते हैं कि ये तीनों के किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये बल्ब वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है आपको, बस ये करंट डिवीजन रूल जानना है, मतलब धारा का विभाजन जो रूल है, जहां धारा बट जा रहा है वो सारे जिन जिन संधारित्रों के लिए धारा बट जा रहा है वो समांतर क्रम में, और जिनके लिए नहीं बट रहा है वो किसके कौन से क्रम में हो जाएंगे, वो जहां पे एकदम सेम धारा जा रही है वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये समांतर क्रम है तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, सी, तुल्य को हम CEQ लिख रहे थे, इक्विवेलेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, ठीक है ना। तो C इक्वल कितना हो जाएगा, अब क्या फार्मूला होता है समांतर क्रम के लिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों सब 2-2 माइक्रोफैरेड के हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2। अब माइक्रो लगाए तो 10⁻⁶ होता है, लिखेंगे नहीं क्योंकि सब एक ही में है, तो हम इसको डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। जब माइक्रोफैरेड में दिया गया है तो आंसर फैरेड में नहीं होगा, किसमें होगा, माइक्रोफैरेड में होगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आपने इसको देखा। अब चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा भी कुछ ऐसे ही है, इसमें 3 लगे थे और इसमें 5 लगे हैं। इसमें एक और जितने भी क्वेश्चन है उसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सब में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा नया कॉन्सेप्ट आया है। इसको बताने से पहले जो कॉन्सेप्ट है पहले उसी को बता लिया जाता है। बच्चों अगर कुछ 5 ऐसे आपको संधारित्र दिए गए हो जो इस प्रकार से जुटे हुए हो, सपोज कीजिए कि इस तरह से, कुछ ऐसे जुड़े हुए हो और एक संधारित्र यहां से ऐसे जोड़ दिया गया है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये एक फॉर्मेशन होता है जिसको अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु। उसे हम क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु होता है ये संयोजन। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई आपका धारिता P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और S है, और कुछ कंडीशन ऐसा बनता है कि इन दोनों का जो अनुपात है इन दोनों के अनुपात के बराबर हो जाए तो इससे इसमें कोई भी आवेश आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे कोई भी आवेश नहीं पास करेगा। मतलब कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड का अगर कैपेसिटर लगा है, यहाँ 4 माइक्रोफैरेड का और यहाँ 5 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पे 10 माइक्रोफैरेड का है, तो इस केस में आप देखेंगे P/Q = R/S हो जाएगा। कैसे, P/Q का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2/4 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/10, 2 से 4 कटेगा तो 2 बार में, ये 5 से 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे P/Q की वैल्यू कितनी आई, देखिए 1/2 और R/S की वैल्यू भी कितनी आई 1/2। तो आप देखेंगे जब इस तरह का कंडीशन होगा तो इस कंडीशन को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहते हैं। और इस केस में ये बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला होता है, और इस केस में जब ऐसा ये कंडीशन बन रहा हो तो इससे कोई भी आवेश नहीं आएगा, इसलिए हम इस संधारित्र को हम लेते ही नहीं है, इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं। मान लेते हैं कि ये संधारित्र है ही नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इसको। अब बाकी इस तरह से अगर निकालने के लिए कहा जाए तो अब यहां से बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं, यहां से धारा लेकर जाएंगे, यहां से जो करंट इसमें आ रही है वही इसमें जा रही है, तो ये किसमें हो जाएगा, सीरीज में। जो करंट इसमें आएगी वही करंट इसमें जाएगी, तो ये भी सीरीज में। इसका जो तुल्य होगा और इसका जो तुल्य होगा वो एक दूसरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो चलिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन वो है, उसको हम सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो बच्चों यहां पे देखिए दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अब यहां पे कैसे हम बनाएंगे, जैसे आपको जो जो पॉइंट है आपको लिख लेना है। तो चलिए पहला पॉइंट किसके बीच में हमें निकालना है, ए और बी के बीच में। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए, और यहां पे क्या लिखेंगे, बी। अब उसके बाद क्या है, सी और डी। यहां पे सी है और यहां पे डी है। तो अब देखिए किन किन बिंदुओं के बीच में कौन कौन सा आपका संधारित्र जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए ए पॉइंट से, ये ए बिंदु है, तो ए से एक ये पहला वाला जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि ये वाला जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरेड का। ये मान लीजिए कि ये C1 है, ये C2 है, और ये क्या है, C3 है, और ये क्या है, C4 है, ठीक है, और ये क्या है, C5 है। इस तरह से आपके संधारित्र है। तो ए से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में कौन कौन है, तो देखिए ए से स्टार्ट कर रहे हैं यहां से, तो ए से सी के बीच में ये C2 है। तो पहले तो हम इसको
एक ये कैपेसिटर बना रहा है, ए से सी के बीच में C2 है, सब 2 माइक्रोफैरेड का है, हमने लिख लिया। ए से सी के बीच में ये है। अब देखते हैं यहां से बी से सी के बीच में कौन है, बी से सी के बीच में C4 है। बी से एक पॉइंट यहां बना दीजिए, और बी से सी के बीच में C4 है, और ये भी कितने का है, C4 भी 2 माइक्रोफैरेड का है। तो आप इसको ऐसे सब 2 माइक्रोफैरेड का है, तो आप रहने दीजिए, पहले ये लिख लीजिए कि ये कौन सा है, ये C2 था और ये कौन सा है, C4 है। आपको दिखाई दे रहा है कि सब 2 माइक्रोफैरेड का है, लास्ट में उसको लिख लेंगे उसकी वैल्यू। अब आप देखिए यहां पे इसी तरह से अब आपने ए से सी को जोड़ा, सी को बी से जोड़ा। अब देखिए ए से डी के बीच में कोई है क्या, तो ए से डी, देखिए ए बिंदु यहां पे होगा, ए बिंदु ये जो यहां पे ये बिंदु, तो मतलब कि यही ये ए बिंदु है, ठीक है ना। तो ए से डी के बीच में क्या है, C1 है। तो ए से डी के बीच में क्या बना लीजिए आप, C1 बना लीजिए। अब देखिए बी से डी के बीच में है क्या कुछ, तो बी से डी के बीच में ये देख लीजिए C5 है। बी से डी के बीच में ये क्या है, C5 है, तो C5 आप लिख लीजिए। अब आप देखिए C से D के बीच में C3 है, C से D के बीच में ये देखिए ये क्या हो जाएगा, C3। जो पॉइंट होगा उससे उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब आप देखिए आपको इस A और B के बीच में क्या निकालना है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर इसको ये P मान लीजिए, ये Q मान लीजिए, सब 2 माइक्रोफैरेड का है, सब 2 माइक्रोफैरेड का है। ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी कितने का है, 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये भी कितने हैं, 2 माइक्रोफैरेड का है। तो अगर हम देखें तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, P/Q इक्वल्स टू R/S वाला। यहाँ पे देखिए 2 है, 2/2 बराबर में होगा ही 2/2, ये 2 और ये 2 कट जाएगा माइक्रोफैरेड में, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि 1 = 1 आ जाएगा। अगर यही चीज आप सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड हो जाता, तो यहाँ पे 2/3 हो जाता और 1 के बराबर नहीं आता, ये क्या हो जाता, 2/3, ये बराबर नहीं होता। तो ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का ये कंडीशन नहीं होता, ये बैलेंस कंडीशन नहीं होता। उस केस में इसमें कुछ ना कुछ आता, और उसको एक और हम नियम जानते हैं, किरचॉफ्स रूल हम जानते हैं। तो किरचॉफ के नियम से हम सॉल्व करते हैं, तो वो अभी 3rd चैप्टर में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर दिया जाएगा तो इस पे अगर 5 ऐसे अगर आपको ये संधारित्र दिए जा रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो ही करना है इस चैप्टर में। आपको ये समझ लीजिए कि ऐसा कुछ देना है, तो वरना आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे 2 दिया गया है, तो 1 = 1 हो जाएगा, यानी कि इस केस में ये बीच वाले से कोई भी धारा नहीं आएगी, यानी कि इसमें कोई भी आवेश इसमें संचित नहीं होगा। तो इसको हमें क्या कर मानना पड़ेगा कि ये कोई, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, इसको हम मानेंगे ही नहीं। तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब चलिए, अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए C2 और C4 के अगर यहां से करंट स्टार्ट करेंगे, तो यहां से A से करंट कोई स्टार्ट हो रहा है, तो एक धारा इधर की तरफ जाएगी, एक इधर जाएगी। जो इधर की तरफ गई वही इसमें आएगी, और B पे आके क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए जब धारा स्टार्ट करते हैं, तो जहां से स्टार्ट करना होता है, जिन जिन बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य ये धारिता ज्ञात करनी होती है, तो एक स्थान से धारा स्टार्ट करते हैं, दूसरे स्थान पर समाप्त कर देते हैं। ऐसा नहीं कि धारा ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर वापस लौट के आएगा, ये यहां से जा रहा है तो इसके बीच में निकालना है, तो बी पे समाप्त। ये यहां से आया तो जो धारा इसमें आई वही धारा इसमें जाएगी, और यहाँ पे ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो आप देखिए ये इसमें समान धारा जा रही है, तो ये दोनों किसमें हो जाएंगे, आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इन दोनों का जो आपका तुल्य धारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सपोज कीजिए कि C' है और दोनों श्रेणी क्रम में है, तो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों का पहले गुणा कर लेते हैं, 2 × 2 और बटे में दोनों को जोड़ देते हैं, 2 धन 2, 2 × 2 बटे में 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4/4 कटेगा, तो ये कितने का हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे हम लिख लेंगे, यानी कि ये दोनों मिलकर कितने का बनाएंगे आप, ये दोनों संधारित्र मिलकर C4 और C2 जो मिलकर बनाएंगे वो कितने का बनाएंगे, एक नया संधारित्र बनाएंगे C' और C' का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। और ऐसे ही ये इन दोनों का C', इन दोनों का जो इक्विवेलेंट ये आपका तुल्य जो धारिता होगा वो कितना हो जाएगा, C' = ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे इस फॉर्मूला से लिखेंगे 2 × 2 / 2 धन 2,
कितना हो जाएगा 4/4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। तो अब आप देखें इन दोनों की वजह से भी ये जो नया संधारित्र आपका बना। तो बच्चों ये जो C डैश है, अब यहाँ पे A और B के बीच में यहाँ पे ये C डबल डैश हम लिखेंगे और इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइक्रो फैरेड। तो आप देख रहे हैं कि अब इस केस में अगर ये करंट यहां से स्टार्ट किया जाए, दोनों अलग अलग करंट जाएगा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में हो गए, किस संयोजन में होगा, ये समांतर क्रम में हो गए। तो अब इन दोनों का टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे जो सर्किट का ये दिया गया था दूसरे क्वेश्चन का, वो कितना हो जाएगा, दोनों को सिंपली जोड़ देंगे 1 + 1 = कितना हो जाएगा 2 माइक्रो फैरेड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, आप ऐसे इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आप देखिए, आपको लग रहा होगा कितना ये टफ क्वेश्चन, लेकिन देखिए कितना आसान है। पॉइंट्स अगर आप कंसीडर करेंगे, पॉइंट्स को समझना आ गया, तो आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक आपको घन दिया गया है और इसके सारे भुजाओं में एक एक कैपेसिटर, एक एक संधारित्र लगा गया है और सबकी धारिताएं C है। मतलब कि जितने भी ये संधारित्र हैं सबकी जो धारिता है वो कितनी है, C है। और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि P तथा R के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। P तथा R, ये पॉइंट P है, ये R है। अब बच्चों आपको ये इन पॉइंट्स का यूज करने ठीक से आ गया। जो जो पॉइंट दिया गया है, कौन सा जो ये संधारित्र है किससे कनेक्टेड है, अगर इसको कनेक्शन करना ठीक से आ गया तो आप कैसा भी फिगर दिया गया है बहुत आसानी से उसका आप तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये P पॉइंट दिया गया है तो यहां पे P पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले हम कौन सा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, P पॉइंट लिखेंगे। यहां पे हमने P पॉइंट लिख लिया और P पॉइंट जब लिखा तो अब देखते हैं ये P पॉइंट किन किन पॉइंट से क्या है कनेक्टेड है। ये जो P बिंदु है किन किन बिंदुओं से ये जुड़ा हुआ है, तो P T से जुड़ा हुआ है। देखिए P और T के बीच में एक आपका संधारित्र है, P से N के बीच में एक संधारित्र है और P से M के बीच में एक संधारित्र है। तो आप देखेंगे तो M, N और T यहां पे 3 पॉइंट हैं। एक बिंदु दूसरे बिंदु पर कौन कौन से पॉइंट बना लीजिए, M, N और T, ये तीनों पॉइंट को एक स्थान दे दीजिए। ठीक है, और क्या कीजिए कि इस P और T के बीच में एक संधारित्र है, तो इस P और T के बीच में एक संधारित्र यहां बनाइए और ये C का है और इसको किससे जोड़ दीजिए, T से जोड़ दीजिए। P से N के बीच में, P से N के बीच में एक C धारिता वाला संधारित्र है, तो यहां से दूसरा संधारित्र जोड़ दीजिए ऐसे और यहाँ पे C लिख लीजिए। यहाँ सबका C है तो आप चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। एक तीसरा संधारित्र है यहाँ पे, इसको ऐसे P और M के बीच में है, तो M, N, T तीनों के यही पॉइंट क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बीच में P और M के बीच में इस C को आपने बना दिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे R लिख लीजिए, R। अब ये R किससे किससे जुड़ा हुआ है, R को देखिए ध्यान से। R यहां पे S से जुड़ा हुआ है, फिर R इस Q से जुड़ा हुआ है और R इस O से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली अगर देखा जाए तो इस R के बीच में ये C एक धारिता है, R और Q के बीच में एक C धारिता वाला एक संधारित्र है, R और O के बीच में एक C धारिता वाला एक और, मतलब कि यहाँ पे एक संधारित्र है। तो आप देखिए इन तीनों बिंदुओं के लिए एक बिंदु यहां बना लीजिए। ये आपके कौन कौन से बिंदु है आप देख सकते हैं। R किससे जुड़ा हुआ है, S Q R या O Q S, यहां पर लिख लीजिए O Q और S, और तीनों से जोड़ते हुए एक एक यहां पे संधारित्र को ऐसे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। Q से एक ये C वाला जोड़ दीजिए कुछ ऐसे और यहां से एक जोड़ दीजिए कुछ ऐसे। ठीक है, आपने जोड़ दिया। अब आप देखिए कि इस M, अब इन सब के बीच में M से कोई जुड़ा हुआ है क्या, M से कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है क्या, तो आप यहां पे M ढूंढिए। M से S के बीच में, तो M से S के बीच में एक कोई संधारित्र यहां बना दीजिए और M से S के लिए एक संधारित्र ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, अब जरा देखिए M से ही किसके बीच में, Q के बीच में, तो Q यहां पर है तो M से ही एक Q के बीच में दूसरा संधारित्र ऐसे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए अब यहां पे M के बाद N पे चलिए, तो N यहां पे है, तो N से किसके बीच में, O के बीच में, तो N यहां पे O यहां पे, तो एक संधारित्र यहां पे जोड़ दीजिए N से
O के बीच में, ऐसे C वाला, सब पे C है तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अब N से और कहीं, N से O के बीच में तो हो गया, N से S के बीच में, तो N यहाँ पे है और S यहाँ पे है, तो एक और संधारित्र ऐसे डायरेक्टली इसमें क्या होगा, जुड़ेगा, ये चौथा संधारित्र हो गया। तो M और N से तो खत्म हो गया। अब T से देखेंगे, T से किसके बीच में, T यहाँ पे है, T से O के बीच में, तो T यहाँ पे है और O यहाँ पे है, तो एक और संधारित्र इसमें जोड़ दीजिए, T से O के बीच में कुछ ऐसे। और आप देखेंगे T से एक बचा हुआ, T से O तो हो गया, और T से Q, तो T से Q के बीच में एक संधारित्र ऐसे फिर से जोड़ दीजिए, ऐसे कुछ। अब ये देखिए सारे संधारित्र जोड़ दिए। अब आप देखेंगे बच्चों, यहां से ये वो पॉइंट P, इसको समझ लीजिए ये P है, और यहां पे ये पॉइंट R समझ लीजिए ये R है। यहां से आप धारा स्टार्ट कर दीजिए, ये धारा यहाँ पे 3 भागों में क्या होगा, बटेगा, और यहाँ पे आके यही धारा तीनों फिर से इस बिंदु पर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर यहाँ से 6 भागों में बटेगा, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ 6 भागों में आके फिर से वही धारा क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और फिर यहाँ पे 3 भागों में ऐसे बटेगी, और फिर यहाँ पे आके ये तीनों क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, और इस R पर आके क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। तो आप देखिए जहां पे भी ये धारा बटेगी वो सारे किस कॉम्बिनेशन में, वो सब आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो आप देखिए ये और ये समांतर क्रम में है, तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट, मान लीजिए इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का इक्विवेलेंट वो आपका C डैश हो जाएगा। और इन 6 का, इन 6 संधारित्रों का, इन 6 संधारित्रों का एक नया संधारित्र बनेगा, और जिसकी धारिता हो जाएगी, सपोज कीजिए कि C डबल डैश, ठीक है। और फिर से आगे इन तीनों का, ठीक है ना, ये तीनों का एक नया संधारित्र बनेगा। देखिए ये इसी लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसका एक बनेगा वो C ट्रिपल डैश हो जाएगा। इस तरह से ये तीनों किस में हो जाएंगे, ये तीनों आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ये आपका कौन सा बिंदु है, ये P है और R है। अब सबसे पहले C डैश कितना होगा, तो C डैश निकालेंगे तो आप देखेंगे ये तीनों समांतर क्रम में। फॉर्मूला क्या होता है समांतर क्रम में, C इक्विवेलेंट का, C तुल्य का कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब तीनों को जोड़ देते हैं, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C। वैसे ही कितना आसान है, देख लीजिए C डबल डैश है, ये 6 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C प्लस C कितना हो जाएगा, 6C। और वैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे तो C ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा, आपका 3 है, तो C प्लस C कितना हो जाएगा, 3C हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपका कितना हो गया, ये 3C, ये 6C, और ये कितना हो गया, 3C। ये तीनों किस क्रम में है, आपके श्रेणी क्रम में है, तो आप इसका अब इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। अब इसका इक्विवेलेंट, जब इसका तुल्य निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3C, इसका 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। अब इसको आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6C इसका एलसीएम हो जाएगा। 3C से यहाँ पे अगर इसको भाग दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 बार में जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 6C से भाग दिया जाएगा, 6C से 6C कटेगा, 1 बार में जाएगा, और ये 3C से भाग दिया जाएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी कितना ये हो जाएगा, 5/6C हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है, 1/C तुल्य की वैल्यू है। अब यहां पे जब इसको हम अगर इसका वैल्यू लिखना है तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट की अगर यहां पे हम लिखें, चलिए यहां पे हम देख लेते हैं इसका सलूशन। यहां पे इसका C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका C तुल्य कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये 1 नीचे आएगा, तो C/1 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे ये 6C ऊपर जाएगा तो 6C बटे में 5, यानी कि यहां से C तुल्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5C। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर इतना हो जाएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए, आपको समझ में आया होगा। जैसे यहां पर सबसे पहले P लिख लीजिए, P से जो तीनों जुड़े हुए हैं, P से T N और M जुड़े हुए हैं, तो T M और N यहां लिख लीजिए, 3 से 3 कैपेसिटर। फिर अब देखेंगे यहां से C से, ये देखिए यहां पे आपके M से 2, यहां से M से 2, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कैसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन से समांतर क्रम में है, कौन कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। आपने इक्विवेलेंट तुल्य यहां पे आपने धारिता ज्ञात कर लिया, इतना आसान तरीके से बच्चों। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों अब सॉल्व करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में ए और बी बिंदु के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। पहली लाइन में देखिए एक संधारित्र लगा हुआ, एक ही संधारित्र लगा है जिसकी जो धारिता है वो 1 माइक्रोफैराड है। दूसरे में 2 लगे हैं, दोनों का 1 माइक्रोफैराड है। तीसरे में 4 लगे हैं। वैसे ही अब इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, अब वैसे ही ये बढ़ता गया। अगले में क्या हो जाएगा, 8 लग जाएगा। अगले में कितना लग जाएगा, 16 लग जाएगा। मतलब कि जितना ये 1 है इसका दोगुना यहाँ पे है, इसका दोगुना यहाँ पे है, इसका दोगुना अगले लाइन में, अगले लाइन में। ये अनंत तक का सीरीज है, एक ऐसा श्रेणी है अनंत तक का। अब इन सबका कितना तुल्य धारिता होगा इसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर वाला एक, पहले में 1 लगा है 1 माइक्रोफैराड का, तो ये तो 1 माइक्रोफैराड इसका होगा ही, ठीक है ये। अब दूसरे लाइन में 2 लगा हुआ है, तो 2 का दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो इक्विवेलेंट होगा हो जाएगा C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर क्या होता है, अगर दोनों श्रेणी क्रम में है तो दोनों का गुणा 1 गुणे 1 बटे में 1 धन 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 1 होता है और 1 धन 1 2 हो जाता है, तो इसका 1/2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इस दूसरे में अगर मतलब इन दोनों का अगर हम तुल्य निकालें तो कितना हो जाएगा, एक नया कैपेसिटर बनेगा और इसकी जो धारिता हो जाएगी वो 1 बटा कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कुछ ऐसे 1/2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब जहां 4 लगा हुआ है, यहां 4 लगा हुआ है, तो अगर 4 अगर इसका निकाला जाएगा तो 1/C डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 धन 1/1 धन 1/1 धन 1/1, यानी कि 1/C डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/1 1 धन 1 धन 1 धन 1। तो अब देखिए 1/C डैश डबल डैश की वैल्यू कितनी हुई, 4। तो अगर कहा जाए कि C डैश की, ये ऊपर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो C डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो आप याद ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर इसमें 1 माइक्रोफैराड के अगर 2 संधारित्र लगे हुए हैं तो इसका 1/2 हो जा रहा है, 4 लगे हुए हैं तो 1/4, ऐसे ही 8 लगे रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 16 लगे रहे होंगे तो कितना हो जाएगा, 1/16। तो ये आपको ध्यान से, अब इसमें 4 लगा है तो ये एक नया संधारित्र बनेगा और इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 1/4 माइक्रोफैराड हो जाएगा, 1/4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ही अगले वाले का कितना हो जाएगा, वो 1/8 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब बच्चों आप देखेंगे तो यहां से ये चारों जो संधारित्र हैं इसमें देखेंगे कि यहां से अगर धारा को स्टार्ट करेंगे ये बिंदु ए से बी के बीच में, तो हर जगह ये जो धाराएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, बट जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से बट जाएंगी, और बटेंगी तो ये सब किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। और आप जानते हैं समांतर क्रम में जो तुल्य आपकी धारिता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट इक्वल हो जाता है C1 + C2 + C3, जितने भी उन सबको जोड़ देंगे। तो यहां पर सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। बच्चों जो लोग मैथमेटिक्स वाले होंगे वो तो समझ रहे होंगे कि ये एक श्रेणी मिली है जिनको हमें जोड़ना है, और ये कौन सी श्रेणी है, तो ये जो श्रेणी होती है इसको हम गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। बच्चों आप लोग जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और इस तरह के श्रेणी का योग आपको निकालना होता है तो आप इसको बहुत आसानी से निकालते हैं। आपको समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताया गया था। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, जो आप ये जीव विज्ञान वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको तो थोड़ा ये दिक्कत होगा, लेकिन वो फॉर्मूला बता दिया जा रहा है, आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये गुणोत्तर श्रेणी क्यों है, हमेशा इसमें दूसरी वाली संख्या में पहली वाली संख्या से भाग देंगे तो बराबर संख्या आती है। जैसे ये दूसरी संख्या है 1/2, अगर इसमें 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 में 1 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। और अब यहां पे देखेंगे बच्चों, अब इस तीसरी संख्या में इसे हम भाग देंगे, 1/4 में अगर 1/2 से भाग दें तो कितना हो जाएगा, 2/4, और ये भी 1/2 आएगा। वैसे ही 1/8 में 1/4 से भाग दिया जाएगा तो 1/2 आएगा, यानी कि ये सार्वनुपात हो जाता है। इसको हम क्या करना है, जो ये 1/2 आ रहा है इसको हम सार्वनुपात कहते हैं, और इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। तो R कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा इसका। और आप जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में कोई अगर मतलब कि संख्या लिखी गई है और अनंत संख्या लिखी गई है तो उसका योग क्या जो फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में वो क्या होता है, Sn = वो होता है, अगर ये R 1 से छोटा है, मतलब ये R 1 से छोटा है तो आपको पता होगा कि ये जो फॉर्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी में जो योग का वो होता है 1/1 - R होता है, इस तरह से। तो ये Sn = कितना हो जाएगा, 1/1 - R कितना है, 1/2
2। आप बस इसको लिख लेंगे। अगर आप यहां से लिखेंगे तो इसका जो योग हो जाएगा, मतलब पूरा ये टोटल जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको हम C इक्विवेलेंट ही लिखेंगे। ऐसा मतलब कि पूरा अब यहाँ पे हम इसको C तुल्य धारिता ही लिखा जाएगा, C इक्विवेलेंट। तो ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 1, और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 होगा। अब ये भाग देंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, तो ये 2 माइक्रोफैरेड, मतलब इसका तुल्य जो टोटल धारिता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड है। ये आपका समांतर क्रम में था तो आपने इसको क्या कर दिया, डायरेक्टली इसको सबको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये आपका रिजल्ट आया है। तो यही आपका परिणाम आएगा कि इस पूरे जितने भी ये लगे हुए संधारित्र है तो उसकी धारिता कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड। तो बच्चों अब आपके लिए ये अगले 2 क्वेश्चन हैं। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इस पे जो न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आना है। इन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि ये अलग अलग जो संधारित्र दिए गए हैं इसमें एक बैटरी जोड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इन सारे संधारित्रों पर इस पे आवेश कितना होगा, इस पे आवेश कितना होगा, इस पे आवेश कितना होगा, इस पे आवेश कितना होगा। वैसे ही इसमें भी एक बैटरी जोड़ दिया जाएगा और पूछा जाएगा इन चारों संधारित्रों का तुल्य धारिता तो पूछा ही जाएगा, उसके साथ ये भी पूछा जाएगा कि इन सब पर आवेश कितना होगा, इन सब के साथ कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, इन सब पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, इन सब पर कितना आवेश होगा। तो ये जो वीडियो है और इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में IIT नीट में पूछे जाते हैं, तो इसको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ ही रहे हैं, तो आप जरूर अगले वीडियो को देखें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद।